पॉलिटिशियन कोई भी हो, आपने हर पॉलिटिशियन के मुंह से एक बार तो ये बात जरूर सुनी होगी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं और हम कंट्री में नई नई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। ना ही नई इंडस्ट्री लगती है, ना ही एक्सपोर्ट्स बढ़ती है और ना ही नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आपने कभी भी अपने पॉलिटिशियन से ये सवाल नहीं किया कि मालिक, इंडस्ट्री तो आप लगाने जा रहे हो, लेकिन ये बताएं कि आपने R&D को लेके क्या प्लानिंग कर रखी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी आप उनसे ये सवाल करेंगे कि R&D को लेके उनका क्या प्लान है, उनमें से किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा, बल्कि किसी को R&D का मतलब ही नहीं पता होगा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि R&D किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। और R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके बगैर इंडस्ट्री स्टार्ट करना और इंडस्ट्री को बूस्ट करना मुमकिन ही नहीं है। ये वो फाउंडेशन, वो नींव है जिस पे किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जाती है। और अगर आपने ये सवाल उनसे किया होता या उसको इसका मतलब पता होता आपके पॉलिटिशियंस को, तो शायद आज आपकी कंट्री भी जापान, जर्मनी, चाइना और इस जैसे जितने भी इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं उनमें शामिल हो चुकी होती। कभी आपने सोचा है कि ये स्मार्टफोन्स, ये इलेक्ट्रिक कार्स, ये हवा में उड़ते हुए जहाज, ये टेस्ला कंपनी, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये कैसे इतना कुछ बनाते जा रहे हैं? कैसे दिन ब दिन ये इंडस्ट्रीज एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी सामने लेके आ रही है? कैसे मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रही है? आज जिनके हाथ और बाजू नहीं होते, उनके आर्टिफिशियल हाथ और बाजू भी बना दिए गए हैं और उनको ब्रेन सेंसर से कनेक्ट कर दिया गया ताकि वो मूव भी हो सके। लेकिन ये कैसे हो रहा है? और अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये चाइना, ये जर्मनी, ये जापान, इन सब इंडस्ट्रियल जायंट्स के इतनी तरक्की के पीछे सिर्फ एक ही फोर्स है और वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है ये और क्यों किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री और उस कंट्री की एक्सपोर्ट्स इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है? क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है तो इस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा? और क्यों पाकिस्तान और इस तरह की डिफरेंट कंट्रीज जिनकी इंडस्ट्री आज तरक्की नहीं कर पा रही या स्टार्ट ही नहीं हो पा रही, तो उनको इसकी क्यों इतनी ज्यादा जरूरत है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि एक फैक्ट्री लगा दी और आपकी प्रोडक्ट कोई चीज बनना स्टार्ट हो गई। फैक्ट्रीज लगाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्ट्स बनाना, ये तो एक लास्ट स्टेप होता है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेप आते हैं कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है और कितना बनाना है, और जो प्रोडक्ट्स पहले से हमारी इंडस्ट्री में बन रही हैं उसकी जरूरत भी है या नहीं, क्या वो इतनी एडवांस है कि दुनिया में बाकी प्रोडक्ट के साथ कम्पीट कर पाए, क्या हमारी इंडस्ट्री इतनी तेजी से वो प्रोडक्ट बना रही है कि हम उसकी एक्सपोर्ट्स लगातार जारी रखें और दुनिया के साथ कंपटीशन कर सके, क्या हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल और एनवायरनमेंट भी मौजूद है या नहीं, या पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स को और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाना है, पहले से ज्यादा सस्ता कैसे बनाना है, पहले से ज्यादा तेजी से कैसे बनाना है। यही सब काम होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ऐसा समझ लें कि R&D आपकी इंडस्ट्री का ब्रेन है और जो फैक्ट्री सेटअप लगाए गए हैं वो इसकी बॉडी है। और दिमाग के बगैर ना ही बॉडी पार्ट्स को यूज किया जा सकता है, ना ही हिलाया जा सकता है और ना ही अपना मकसद हासिल किया जा सकता है। R&D के जरिए ही नई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स को और बेहतर किया जाता है। ये इंडस्ट्री की दुनिया में हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हर इंडस्ट्री को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है। R&D में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट। नंबर 1, बेसिक रिसर्च। इसमें सोचा जाता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है और कितना जल्दी बनाया जा सकता है। नंबर 2, अप्लाइड रिसर्च। इसमें यह सोचा जाता है कि पहले से मौजूद इंडस्ट्री या प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर कैसे करना है। इसमें जितना भी नॉलेज R&D के प्रोसेस के जरिए प्रीवियसली गेन किया जाता है उसको अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ताकि चीजों को और भी बेहतर बनाया जा सके और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके और इंडस्ट्री को इतना तेज बना दिया जाए कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स कभी ना रुक पाए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके स्मार्टफोन्स। जैसे हर साल आईफोन या किसी भी एंड्रॉयड फोन का एक नया वर्जन आता है जो पहले से बेहतर होता है, पहले से अच्छे कैमरे, पहले से ज्यादा स्पीड। और इसी तरह दूसरी मिसाल है इसकी कार्स। जैसे हर कार पहले से ज्यादा लग्जरी, पहले से ज्यादा तेज और फ्यूल एफिशिएंट होती है। ये काम अप्लाइड रिसर्च में ही हो रहा होता है। और थर्ड है डेवलपमेंट, जिसके अंदर न्यू प्रोडक्ट्स या पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स के नए वर्जन्स बनाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं कि R&D की एप्लीकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे होती है। ऐसा समझ लें कि किसी भी इंडस्ट्री का पावर इंजन उसकी R&D लैब ही होती है।
जहाँ पे रिसर्च हो रही होती है कि प्रोडक्ट कैसे बनाई जानी है, और R&D के जरिए ही न्यू टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं। जैसे किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई ऐसी मशीन बनाना जो पहले से ज्यादा डबल स्पीड से कपड़ा बनाना शुरू कर दे, या जो मशीन्स पहले मैनुअली यूज होती थी उनको ऑटोमेटिक कर देना, या कई ऐसी मशीन्स बना लेना जो पहले से बेहतर, ज्यादा मजबूत या ज्यादा फ्लेक्सिबल कपड़ा बना सके। ये सारा काम भी R&D का ही है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री में चीजों को और ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये रिसर्च की जा सकती है कि कैसे ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा सस्ती बन सके। इंडस्ट्री का कम से कम फ्यूल इस्तेमाल हो, कम से कम बिजली इस्तेमाल हो, ये भी रिसर्च R&D प्रोसेस और R&D लैब्स में ही की जाती है, ताकि प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनाई जा सके, कॉस्ट भी कम आए और एक्सपोर्ट्स भी तेज हो सके। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लाइक ऐसी कार्स बनाना जो पहले बहुत ज्यादा फ्यूल खा रही थी लेकिन अब वो काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गई है, या वैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट हो जाना, या ऐसी कार्स बनाना जो एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा पॉल्यूट ना करे, धुआं कम निकाले। अब टेस्ला इंडस्ट्री को ही देख लें। आपको क्या लगता है कि एलॉन मस्क ने एक दिन ख्वाब देखा कि वो इलेक्ट्रिक कार बनाएगा और अगले दिन एक फैक्ट्री सेटअप लगाया जहां पे इलेक्ट्रिक कार्स बनाना स्टार्ट कर दी? बिल्कुल नहीं, बल्कि सालों तक रिसर्च की गई। फ्यूल से चलने वाले इंजन्स को इलेक्ट्रिक मोटर्स पे शिफ्ट किया गया, इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया गया, इसको लग्जरी बनाया गया, और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद एंड प्रोडक्ट यानी कि टेस्ला कार्स बनाई गई। और जैसा कि सब जानते हैं, इस टेस्ला ने आज ऑटो व्हीकल्स की इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया है। अब आप बताएं, क्या ये सब पॉसिबल होता विदाउट R&D, विदाउट रिसर्च, विदाउट इन्वेस्टमेंट? इमेजिन करें कि आप एक घर बना रहे हैं बगैर किसी आर्किटेक्ट के, बगैर किसी प्रोफेशनल के। आपने खुद ही लाइनें लगा के उसका एक मैप बनाया और घर मुकम्मल कर लिया, लेकिन क्या वो इतना मजबूत होगा जितना एक आर्किटेक्ट, एक प्रोफेशनल बंदा जिसने इतनी देर रिसर्च की है कि इसके पिलर्स कैसे बनाने हैं, इसकी बेस कैसे बनानी है, ताकि ये जितने भी ज़लज़ले वगैरह आते हैं या फ्लड्स आते हैं उनसे बच सके? क्या घर पे बनाया हुआ एक मैप, कुछ लाइनें खींच के, क्या वो उतना मजबूत होगा जितना एक आर्किटेक्ट बनाएगा? और आर्किटेक्ट का रिसर्च करना और उस रिसर्च के बाद एक मैप को बनाना, ये भी R&D में ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंट्री को इंडस्ट्री लगानी है तो उसको R&D पे एक बार तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यू इनोवेशन ना की गई या पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स को और ज्यादा तेज और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा सस्ता और ज्यादा एडवांस ना बनाया, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम ना किया, तो वो कंट्री कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में या ग्लोबल इकोनॉमिक रेस में कभी भी जीतना तो क्या, उतर ही नहीं पाएगी। और वैसे भी हर कंट्री के अपने ही कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो इन्वायरमेंटल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो। और इन सब लोकल प्रॉब्लम्स का, जो आपके इर्द गिर्द के एरिया की प्रॉब्लम्स है, जो जरूरियात है, इनका कोई भी सोल्यूशन कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये यहीं पे रिसर्च करके, यहीं पे उसका इलाज ढूंढ के फिर ही किया जा सकता है। और ये काम भी R&D का ही है। जैसे किसी कंट्री में फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, उनको बहुत ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स चाहिए, उनको नए किस्म के बंद चाहिए, उनको नए किस्म के ब्रिजेस चाहिए, उनको नया इरिगेशन सिस्टम चाहिए। ये सब कुछ इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये सब का सब कुछ अगर कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उस कंट्री को खुद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके सॉल्यूशंस बाहर से लाए जाएंगे या किसी और कंट्री को कहा जाएगा कि वो ये सॉल्यूशन इनके लिए ढूंढे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, तो उसका खर्चा भी ज्यादा होगा और शायद वो उस तरह से काम ना कर पाए जिस तरह ये कंट्री के लोग, यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के आर्किटेक्ट्स खुद समझ सकते हैं। सिंपल ये कि अगर लोकल प्रॉब्लम्स को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना है तो R&D पे काम करना पड़ेगा, ना कि बाहर से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों को बुला के अपने सॉल्यूशंस पे काम करवाया जाए। और वैसे भी अगर कोई कंट्री किसी और की प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क में ला के उसको रिवर्स इंजीनियर करके उस पे काम शुरू भी कर दे, उसको बनाना शुरू भी कर दे, तो वो कितनी की देर उसको बनाते रहेंगे? आखिर वो कंट्री जहां से आपने वो प्रोडक्ट ली और अपने पास ला के उसको रिवर्स इंजीनियर करके बनाना शुरू कर दिया, वो इसका एक नया वर्जन बना लेगी जो पहले से ज्यादा एडवांस होगा, पहले से ज्यादा टेक्निकल होगा, पहले से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता होगा। तो उस टाइम आपकी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे? कौन लेगा इस आउटडेटेड प्रोडक्ट को? इसलिए बेहतर ये है कि मुल्क में इंडस्ट्री लगाने से पहले वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स लगाएं। ये रिसर्च करें कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा सकता है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ताकि उसको वक्त के साथ साथ एडवांस किया जा सके, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। क्योंकि कॉपी की हुई प्रोडक्ट कुछ अर्सा तो चल सकती है,
लेकिन जब वो उसका दूसरा वर्जन बना लेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगी या आउटडेटेड हो जाएगी। फिर उसको एक्सपोर्ट ना किया जा सकता है और ना ही उसको अपनी ही कंट्री में यूज किया जा सकता है। और फिर इन सब से बढ़ के अगर आपको अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज करना है, जैसे कि हर कंट्री के अपने लोकल रिसोर्सेज होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा सस्ती कॉटन होती है, किसी के पास सस्ता कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, किसी के पास लोकल मिनरल्स होते हैं। इन सब को अगर यूज करना है तो उसको यूज करने से पहले रिसर्च तो करनी पड़ेगी कि इससे कोई प्रोडक्ट कैसे बनानी है, इस रॉ मटेरियल को कैसे एक प्रोडक्ट की शेप में लाना है और कैसे इसे दुनिया की प्रोडक्ट से बेहतर बना के एक्सपोर्ट भी करना है। जैसे पाकिस्तान के पास बड़े बड़े नेचुरल मिनरल्स के रिजर्व्स पड़े हैं, इनके पास अपनी साल्ट माइंस हैं, इवन के बलोचिस्तान के इलाके में नेचुरल गैस, गोल्ड, ऑयल, लिथियम, ऐसी बहुत सी चीजें भरी पड़ी हैं। अब ये सब कुछ यहाँ मौजूद तो है, लेकिन इससे एक प्रोडक्ट कैसे बनानी है, इसको यूज कैसे करना है, ये काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स का है। वो बताएंगे, वो रिसर्च करेंगे कि इससे क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव, कैसे एडवांस एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं जिनको इंडस्ट्री में तैयार करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आज लिथियम आयन बैटरी पूरी दुनिया बना रही है और पाकिस्तान आज इसको इंपोर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स भरे पड़े हैं। यही R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए सोचा जाए कि इससे कैसे खुद बैटरीज बनाई जाएं और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ तो इंपोर्ट की जा रही है। यही अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करे और इस लिथियम को यूज करके अपनी बैटरीज बनाना शुरू कर दे, तो शायद ये इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाए। और अगर एक्सपोर्ट तक कभी रिसेंटली या आने वाले ईयर्स में ना भी पहुंच पाए, तो कम से कम अपनी ही कंट्री का बैटरीज का खर्चा कम हो जाएगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी क्योंकि ये लोकली प्रोड्यूस होगी। इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल दुनिया में भरी पड़ी है। जैसे जर्मनी अपनी कार्स के लिए मशहूर है, लेकिन वो कार्स ऐसे ही बनने नहीं लगे, उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद दुनिया की सबसे जबरदस्त कार्स बनाई, इसलिए आज वो कार्स के इतने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। उसी तरह साउथ कोरिया, सैमसंग, ह्यूंडई, इन सबको तो आप जानते ही हैं। इतने सालों तक जंग की हालत में रहने के बावजूद वो मुल्क तरक्की कर गया और उसके पीछे भी सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। चाइना, जिसने पूरी दुनिया से प्रोडक्ट्स लाकर पहले उसकी कॉपीज बनाई, उसको रिवर्स इंजीनियर किया और जैसे ही इनके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ, उससे इन्होंने R&D लैब्स लगाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया और वही प्रोडक्ट्स अपने पास दुनिया से भी बेहतर बनाना स्टार्ट कर दी। और ये काम प्राइवेटली नहीं किया जा सकता और ना ही गवर्नमेंट अकेले कर सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ही R&D सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में और IT में काम हो सके। पाकिस्तान हमेशा से ही टेक्सटाइल को लेकर मशहूर रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया टेक्सटाइल में आके गुजर गई है और पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री तो मौजूद है लेकिन बंद होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि उतनी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, उतनी ज्यादा पायदार टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं बन पा रही, जो काम था R&D का। पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है, लेकिन आज ये बीज और खाद सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके पीछे भी यही वजह है। और अब आने वाले वक्त, जैसे कि हर बंदा बात कर रहा होता है कि जी आने वाला वक्त IT का है, तो IT के लिए क्या चाहिए होती है? मैन पावर, यंग जनरेशन जो आज फारिग बैठी हुई है। ना कोई गवर्नमेंट इनके लिए ऐसे सेंटर्स बना रहे हैं जहाँ पे इनको IT की फील्ड में ट्रेन किया जाए और यही बंदे एक्सपोर्ट्स का काम करें, यानी कि आप अपनी IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाएं। लेकिन इसके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही काम आए और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत लाजमी है। ये काम ना अकेली गवर्नमेंट कर सकती है और ना ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज कर सकती हैं। इन दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए। और जहाँ पे इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, उनको वहाँ पे किसी न किसी की टैक्स में छूट दी जाए, उनको सब्सिडीज दी जाए, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज्यादा काम कर सके। और एट लास्ट उससे होगा क्या? उससे मुल्क की ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और यहीं के खजाने में इजाफा होगा। और जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे की गई थी सब्सिडी और टैक्स की छूट की शक्ल में, वो खुद ब खुद वापस आना शुरू हो जाएगी, बल्कि उससे कई हजार गुना ज्यादा बढ़ के वापस आएगी। तो गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की, और उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री में सिर्फ इसी सूरत में इन्वेस्ट हो सकता है कि जो भी इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करे, नई प्रोडक्ट्स बनाए जिनकी एक्सपोर्ट्स की जाए, उनको टैक्स इंसेंटिव देना ही पड़ेगा, उनको सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ नजर भी रखी जाए कि अगर इनको सब्सिडी मिली है तो उसके बदले ये उतना काम भी कर रहे हो, और एट लास्ट जो प्रोडक्ट रेडी होगी उसकी एक्सपोर्ट से मुल्क को ही फायदा होगा। हर कंट्री में बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टर बैठा होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो काम भी करना चाहता है, वो इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है, लेकिन प्रोडक्ट आइडिया नहीं होता, एक्सपोर्ट्स पॉलिसी नहीं होती,
इन सब पे काम करना पड़ेगा। और उससे भी पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, लैब्स बनाए, जहाँ से अगर आपको, मुझे, किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट रेडी करनी है तो उसका ब्लूप्रिंट ला के अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सके। और एट लास्ट जब वो एक्सपोर्ट होंगी तो फायदा तो गवर्नमेंट को ही होगा। सिंपल ये कि अगर मुझे एक पेंसिल बनानी है और मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनानी है, तो पहले से अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मौजूद होंगे जहाँ पे उसको बनाने का फॉर्मूला मौजूद होगा, चाहे उसके लिए फीस ही क्यों ना पे करनी पड़े, मैं जाऊँ वहाँ पे फीस पे करूँ और कैसे वो पेंसिल बनानी है वो फॉर्मूला लेकर आ जाऊँ। इसमें गवर्नमेंट को फीस तो मिल गई, लेकिन जब वो पेंसिल बना के मैं बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करूँगा या लोकली भी अगर सेल करेंगे तो उससे गवर्नमेंट को और कंट्री की इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कोई भी पॉलिटिशियन आपको कहे कि वो इंडस्ट्री लगाने वाला है, तो आपने उससे एक सवाल जरूर करना है कि R&D को लेके उसका क्या प्लान है। या आपका कोई भी दोस्त अगर इंडस्ट्री लगाने का सोच रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उसको ये समझ आए कि सीधा ही इंडस्ट्री नहीं लगा लेनी, उससे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। अभी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।